गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हम्म, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइंस्टीन इक्वेशन और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी। आइंस्टीन इक्वेशन दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये किया था ना लास्ट। तो आइंस्टीन इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, एच न्यू माइनस फाई नोट, जहाँ पे फाई नोट था आपका वर्क फंक्शन, जिसको आप निकाल सकते थे एच न्यू नॉट से, और न्यू जो होता है वो सी बाय लैम्डा होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते थे, और इसको आप काइनेटिक आइंस्टीन काइनेटिक इक्वेशन कह सकते थे। दूसरा हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल के बेस पे भी रिलेशन था। काइनेटिक एनर्जी जो था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जिसमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसके बेस पे भी रिलेशन हमने निकाली। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये केस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये केस था हमारे पास। उसके बाद यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है आज का फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, photon picture of electromagnetic radiation and characteristics of photon. Characteristics of photon. Characteristics of photon. तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बेसिकली हम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर डुअल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम जो बात करेंगे वो पार्टिकल नेचर, यानी कि जो फोटोन पिक्चर है, फोटोन मतलब क्या, लाइट, तो पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, interaction of radiation with matter, radiation behaves as, radiation behave as, radiation behaves as if it is, if it is, if it is made of, if it is made of particles, if it is made of particles called photon। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से इंसिडेंट हो रही है या उसके इंटरेक्ट में आ रही है, इंटरेक्शन में आ रही है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो रेडिएशन है वो एक तरीके से पार्टिकल नेचर शो करती है, जिसको हम फोटोन कह रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, radiation behaves as if it is made of particles called photons। टॉपिक जो था इसका वो था फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ईच फोटोन हैज एनर्जी, ईच फोटोन हैज एनर्जी, ईच फोटोन हैज एनर्जी is equal to h nu। Each photon has energy E is equal to h nu, E is equal to h nu, and momentum, and momentum h nu by c, and momentum h nu by c, यानी h by लैम्डा, न्यू बाय सी मतलब ये क्या हो जाएगा, h by लैम्डा हो जाएगा।
ठीक है, तो ईच फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम एच न्यू बाय सी। और आपको पता है कि जो सी बाय न्यू होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, तो सी बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये केस है, यानी कि हमने देखा कि जब भी रेडिएशन किसी पार्टिकल यानी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो उस केस में वो रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, जिसमें जिसमें पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू है और जो मोमेंटम होगा वो एच न्यू बाय सी होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, all photons of light, all photons of light of a particular frequency nu, all photons of light of a particular frequency, all photons of light of a particular frequency nu or wavelength lambda, particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy, have the same energy and momentum, have the same energy and momentum, have the same energy and momentum। ठीक है, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ लैम्डा की, सबके पास एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है। तो सेम फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू, एच कांस्टेंट है तो एनर्जी सेम आएगा, सेम फ्रीक्वेंसी है तो मोमेंटम भी सेम आएगा। ठीक है, तो जो भी लाइट है जिनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और लैम्डा है, उन सभी के पास एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, photons are electrically neutral, photons are electrically neutral, यानी कि जो photons हैं वो electrically neutral हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, and are not deflected by electric and magnetic field, and are not deflected by, and are not deflected by electric and magnetic fields, and are not deflected by electric and magnetic fields। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से जो फोटोन है, पार्टिकल है लाइट का, उससे उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखें, फिफ्थ पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडियम, the velocity of photon in different medium is different, the velocity of photon in different medium is different due to change in its wavelength or frequency, due to change in its wavelength, sorry frequency नहीं कहेंगे, due to change in its wavelength, the velocity of photon in different medium is different due to change in its wavelength। जो फोटोन है वो डिफरेंट मीडियम में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेवलेंथ चेंज रहता है, चेंज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी को सेम रखने के लिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो इस सी को भी चेंज होना पड़ेगा, ताकि ये जो वी न्यू है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स से पार्टिकल नेचर को लेके जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ न्यूमेरिकल किए थे क्या हमने? यस सर। किए थे, ओके। अच्छा हाँ, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले थे, ओके।
ठीक है, न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। तो मेरे ख्याल से 2 न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में भी दिए थे। होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए थे मैंने, मनीष। अब कोई नहीं बोल रहा। मनीष। यस सर, 2 थे होमवर्क में। हाँ, तो किए हैं किसी ने? किसी ने नहीं किया। समीर होमवर्क नहीं किया? समीर है? ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखेंगे, सभी उस चीज को उसका आंसर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, ये ढूंढना है आप लोगों को। होमवर्क है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिव रीजन। ये सभी अपलोड करेंगे, मैं देखना चाहूँ सबका क्या आंसर आता है, फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिव रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो सेल और फोटोइलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इसको आप कह सकते हो फोटो सेल या फोटोइलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक, फोटोइलेक्ट्रिक सेल। तो इसमें क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखिए, इट इज अ डिवाइस which converts, it is a device which converts light energy into electrical energy. It is a device which converts light energy into a electrical energy. तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, डी शेप की कुछ आप कह सकते हो कि सी है, ये प्लेट है एक तरीके की, जो कि ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक नोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ये हो गया कैथोड, जो कि एक तरीके का एमीटर है, और ये हो गया एनोड, जो कि एक तरीके का कलेक्टर है। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब है।
इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब। क्लियर है? तो ये डिवाइस हो गया आपका फोटो सेल और फोटोलैक्टिक सेल। तो इसको आप जरा ड्रॉ कर लें जल्दी से। एग्जाम में इसकी वर्किंग या फिर एप्लीकेशन पूछ ली जाती है, तो वर्किंग और एप्लीकेशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया ड्रॉ सभी ने? यस सर। दिवांशु डन? सोनिया, निशु, रचित? निशु का हो गया। सोनिया? रचित? रचित? एनोड, ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है एनोड कलेक्टर, कलेक्टर है ये, मतलब पॉजिटिव प्लेट से, और ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा इसलिए कलेक्टर। ये कैथोड, नेगेटिव से कनेक्टेड है कैथोड, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा इसलिए एमिटर। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं। क्लियर है? तो वर्किंग लिखेंगे इसकी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की वर्किंग लिखेंगे। When light of suitable frequency is allowed to fall on cathode, देखिए, when light of suitable frequency, when light of suitable frequency is allowed to fall on cathode, when light of suitable frequency is allowed to fall on cathode, photoelectrons are emitted। तो जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई जाएगी, यानी कि मान लीजिए इस प्लेट्स के ऊपर इंसिडेंट लाइट, यानी लाइट को इंसिडेंट करवा रही है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया ऑन कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, उसमें से निकलने लगते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। These electrons are attracted by anode. These electrons are attracted by anode. These electrons are attracted by anode, which is kept at positive potential. Which is kept at positive potential.
which is kept at positive potential. So current starts flowing in the external circuit due to it. So current starts flowing in the external circuit due to it. माइक्रो एमीटर, आपका ये माइक्रो एमीटर हो गया. माइक्रो एमीटर shows the deflection. Microammeter shows the deflection. Microammeter shows the deflection. The photoelectric current is very small. The photoelectric current is very small. The photoelectric current is very small. So it is amplified first before. So it is amplified first before it is used. Amplified first before it is used. When it is used. When there is cut off of light, when there is cut off of light, यानी कि क्या हुआ कि जब तक आप लाइट का इंसिडेंट करवा रहे थे इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे और एनोड पॉजिटिव है तो इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया. अब ये करंट बहुत स्मॉल है तो इसको यूज करने से पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो हम इसको एम्पलीफाई करेंगे. ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है, ये हम एक तरीके से मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है. ठीक है, सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे इस चीज को. तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया. अब उसको यूज करना है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे फिर यूज करेंगे. आगे व्हेन देयर इज कट ऑफ ऑफ लाइट, व्हेन देयर इज कट ऑफ ऑफ लाइट यानी कि लाइट को हमने बंद कर दिया, इंसिडेंट करना बंद कर दिया, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. व्हेन देयर इज कट ऑफ ऑफ लाइट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the cathode. No photoelectrons are ejected from the cathode. Hence there is no current in the external circuit. Hence there is no current in the external circuit. Hence there is no current in the external circuit. Hence there is no current in the external circuit. ठीक है, तो ये था वर्किंग. इसमें आई होप बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा सबको. नेक्स्ट डालो एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल. Application of photocells. Cinematography. First cinematography. फर्स्ट क्या हो गया, सिनेमेटोग्राफी. सेकंड बर्गलर अलार्म्स, फायर अलार्म्स, ये सारे जो अलार्म्स होते हैं, अलार्म में इनका यूज होता है. ठीक है. इन काउंटिंग डिवाइसेस, इन काउंटिंग डिवाइसेस, बर्गलर्स अलार्म, बर्गलर्स अलार्म, फायर अलार्म. ठीक है, बर्गलर्स अलार्म, फायर अलार्म. इसको एक कर दो. यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? नहीं पूछना. चलिए, अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पार्टिकल नेचर यानी कि फोटोन्स नेचर. ठीक है, अभी हम डुअल नेचर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. तो टॉपिक डालिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो टॉपिक हो गया आपका अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में
हम पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रेडिएशन समटाइम्स बिहेव्स एज वेव्स। लिखिए, रेडिएशंस sometimes behaves as wave and sometimes as particle। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेडिएशंस sometimes behave as wave and sometimes as particle। It means radiation has dual nature। It means radiation has dual nature। Radiation sometimes behaves as wave and sometimes as particle। It means radiation have dual nature। इसी में कंटिन्यू करते हुए, it is to be noted that it is to be noted that it is to be noted that in a particular experiment it is to be noted that in a particular experiment the radiation has particular nature। It is to be noted that in a particular experiment the radiation has a particular nature। It is to be noted that in a particular experiment radiation has a particular nature। It means either it possess wave nature or particle nature। It means either it possess wave nature or particle nature। Either it possess wave nature और particle nature। ठीक है, तो डुअल नेचर क्या है कि रेडिएशन कभी कभी वेव नेचर की तरह बिहेव करती है और कभी कभी पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। ये देखा गया है कि पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में लाइट पर्टिकुलर नेचर बिहेव करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पार्टिकल और वेव दोनों एक साथ कर रही हो। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है तो उसमें आपका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और किसी और एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर शो कर रहा है। तो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलर नेचर शो कर जा रहा है, यानी कि कभी पार्टिकल नेचर कभी वेव नेचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था। फर्स्ट पॉइंट जो अभी हमने लिखा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, the various phenomena related to radiation the various phenomena related to radiation can be divided into three categories can be divided into three categories can be divided into three categories। तो यानी कि जो वेरियस फिनोमेना है उनके बेसिस पे हमने जो इफेक्ट है उनके तीन कैटेगरी बना रखी है, जिसमें पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरे का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो जिसमें लिखिए दीज आर द फिनोमेना लाइक these are the phenomena like these are the phenomena like interference these are the phenomena like interference, these are the phenomena like interference, diffraction and polarization। Interference, diffraction and polarization, etc. These are the phenomena like interference, diffraction and polarization, etc., which can be explained which can be explained which can be explained on the basis of electromagnetic nature or wave nature कह सकते हो। This can be explained on the basis of this can be explained on the basis of electromagnetic nature ब्रैकेट में वेव नेचर कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर और वेव नेचर ऑफ रेडिएशन ओनली। तो अब अगर आपके रेडिएशन कई एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन, इन सब में जो रेडिएशन है वो कैसी बिहेव कर रही है,
वेव की तरह बिहेव कर रही है। हम वेव के बारे में बात करते हैं, चैप्टर 10 में हमने सारी वेव के बारे में बात करी है। तो वहां पे जो रेडिएशन थी, लाइट एक टाइप की रेडिएशन है, तो लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो वो रेडिएशन जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी, वहां पे वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गया पहला कैटेगरी। सेकंड लिखें, सेकंड सब पॉइंट, there these are phenomena like these are phenomena like these are phenomena like Campton effect. These are phenomena like Campton effect, photoelectric effect. These are the phenomena like Campton effect, photoelectric effect, etc. Campton effect, COMPTON. कैम्पटन इफेक्ट बेसिकली जब एक्सरे और गामा रे, ये जो रेडिएशन है जिनकी आप जब वेवलेंथ इंक्रीज करते हो, या करते क्या हो कि जब वो किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होती हैं और उनसे इंसिडेंट होके स्कैटर करती हैं, तो स्कैटरिंग जब हो रहा है बेसिकली, तो स्कैटरिंग करते समय अगर एक्सरे और गामा रेज की वेवलेंथ इंक्रीज हो जा रही है तो उसको हम कह दे रहे हैं कैम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो नेचर सिलेबस में नहीं है आपके, बट इसमें है एक्सप्लेन किया। तो कैम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एटसेट्रा, which can be explained on the basis of which can be explained on the basis of which can be explained on the basis of quantum radiation, क्वांटम नेचर रेडिएशन, क्वांटम नेचर ब्रैकेट में पार्टिकल नेचर कर सकते हो, क्वांटम नेचर और पार्टिकल नेचर ब्रैकेट में ऑफ रेडिएशन। ठीक है, थर्ड सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट लिखेंगे, थर्ड सब पॉइंट में लिखो कि these are the phenomena like these are the phenomena like reflection, refraction, etc. These are the phenomena like reflection, refraction, etc. These are the phenomena like reflection, refraction, etc. which can be explained on the basis of which can be explained on the basis of which can be explained on the basis of either of the wave nature, either of the wave nature, either of the wave nature or particle nature, either of the wave nature or particle nature of the radiation. ठीक है, तो तीन कैटेगरी होगी, एक जिसमें हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को रखा जो कि वेव नेचर है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैम्पटन इफेक्ट जो कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और तीसरा जो है फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन which can be explained on the basis of either of wave nature or particle nature of the radiation. That means कि ये जो तीसरी कैटेगरी है इसके अंदर आप पार्टिकल नेचर के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो और वेव नेचर के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली dualistic hypothesis, डी ब्रॉगली dualistic hypothesis। ठीक है, अब हाइपोथेसिस का मतलब आप समझते होंगे। हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक टाइप की अपने हिसाब से कुछ बात कह देना।
ठीक है, आपने एक सिचुएशन बना दी, एक कंडीशन बना दी जो कि एक्चुअल में हुआ नहीं है, एक्चुअल में किया नहीं है, जस्ट आपने बोल दिया कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, दैट इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे दी थी, हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी थी या स्टेटमेंट दे दी थी जो कि सही मानी जा रही थी। ठीक है, तो डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये हाइपोथेटिकल कंडीशन या आप कहें कि स्टेटमेंट दी है। तो ये चीज है, मतलब क्लियर है। हाइपोथेटिकल का मतलब कि ये चीज की नहीं गई थी, एक्सपेरिमेंटली नहीं की गई थी, जस्ट बोल दिया गया था, जस्ट बता दिया गया था, एक स्टेटमेंट दे दी गई थी जिसको सही मान रहे थे लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या थी, लिखिए। अकॉर्ड डिस्कनेक्ट होने वाला है, रिकनेक्ट कर लो, फिर दोबारा बताता हूँ। रिकनेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो हाइपोथेटिकल जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो क्या थी, वो लिख लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, a moving particle sometimes, according to de Broglie, a moving particle sometimes act as a wave, sometimes act as a wave, and sometimes as a particle. De Broglie, a moving particle sometimes act as a wave and sometimes as a particle, or a wave associated with moving material particle. ठीक है, और a wave or a wave associated with moving material particle, with moving material particle, which controls the particle, which controls the particle in every respect, in every respect. तो क्या कह दिया था डी ब्रॉगली जी ने? डी ब्रॉगली जी ने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, जो मोशन में पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल कभी कभी वेव नेचर शो करता है और कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करता है। बट कभी कभी वो इस तरीके से भी शो करता है कि वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। मतलब पार्टिकल तो है बट उसको वेव की तरह शो कर रहा है, यानी कि उस पार्टिकल को वेव की प्रॉपर्टीज की तरह शो कर रहा है। ठीक है, तो ये डुअलिस्टिक हाइपोथेटिकल कंडीशन स्टेटमेंट आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ने दे दी थी, मतलब डी ब्रोगली ने दे दी थी। मतलब कि क्या हुआ कि वेव है पर पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, वेव है पर किसके फॉर्म में? पार्टिकल के फॉर्म में। यानी कि जो है ये थर्ड चीज डी ब्रोगली जी ने कह दिया कि मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, कभी 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 पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, कभी कभी वो पार्टिकल वेव नेचर के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो डी ब्रोगली जी ने बोल दी थी। अब सेकंड नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। क्लियर है बात यहां तक? आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, the wave associated with moving particle is called matter wave or de Broglie wave. The wave associated with moving particle, यानी कि ये जो वाला पार्टिकल है इसको हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेव या पार्टिकल वेव। अब क्या कह सकते हैं इसको? पार्टिकल वेव। ठीक है, क्या कह सकते हो? पार्टिकल वेव, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव भी कह सकते हो। ठीक है, तो वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, whose wavelength is called de Broglie wavelength, whose wavelength is called de Broglie wavelength, whose wavelength is called de Broglie wavelength, and given by lambda is equal to h by mv, and given by lambda is equal to h by mv, जहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो
रचित दोबारा लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, मैंने बताई थी जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी थी डी ब्रॉगली जी ने। लिखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, रचित लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ए मूविंग पार्टिकल, according to de Broglie a moving particle sometime act as a wave and sometime as a particle, sometime act as a wave and sometime act as a particle, or a wave associated with moving particle, a wave associated with moving material particle, or a wave associated with moving material particle which controls the particle in every respect, which controls the particle in every respect। ठीक है, यानी कि डी ब्रॉगली की वजह से कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, और कभी कभी पार्टिकल वेव नेचर के रिस्पेक्ट में भी शो करेगा, यानी पार्टिकल वेव की तरफ शो कर रहा है वो भी होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, और इसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम पढ़ लेते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को नहीं है, तो डेरिवेशन देखते हैं कैसे आया ये। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो ई होता है वो एच न्यू के बराबर होता है। ई जो होता है वो किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन क्या था कि जो ई होता है वो एम सी स्क्वायर होता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप देखो तो आपको क्या मिल गया? एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया? एच न्यू बाय सी स्क्वायर। ठीक है, एच न्यू बाय सी स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? मोमेंटम। तो ईच फोटोन, सिंस ईच फोटोन मूव्स विद द मोमेंटम सेम वेलोसिटी c, है ना? ईच फोटोन मूव्स विद सेम वेलोसिटी c, सेम वेलोसिटी c, therefore 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 जो वेलोसिटी है या क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम p, वो क्या होगा? p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी, है ना? तो मास इनटू में वेलोसिटी होता है p, तो p इज इक्वल टू मास क्या आपके पास आया? h न्यू बाय सी स्क्वायर, इनटू में वेलोसिटी क्या होगा? c से कैंसिल हो गया, h न्यू बाय c, p बचा। और क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो न्यू बाय c इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है आपका? लैम्डा। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा। स्मॉल p है, ध्यान रखेंगे, मोमेंटम है, तो स्मॉल p इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/p और h/p, ठीक है। तो ये केस क्या है आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ आप कह सकते हो या फिर वेवलेंथ आई, ठीक है। क्या है ये, अब मान लो कि जो मटेरियल है वो पार्टिकल, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो पार्टिकल की मास से वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि if a material particle of mass m, if material particle of mass m is moving with velocity v, so it means क्या आ गया, lambda is equal to h/mv हो जाएगा। lambda is equal to क्या आ जाएगा, mv हो जाएगा, h/mv हो जाएगा, जो कि क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है, जो कि क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दैट इज एच लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सबको क्लियर है? यस सर। तो सबको क्लियर है तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। और जब हो जाए तो बता देना। डन सर। डन। दिव्यांशु, निशु, रचित, सोनिया। दिव्यांशु डन, निशु डन, सोनिया डन, रचित, रचित डन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
रचित, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।